ओके। वेलकम आप सभी का। और साइटोलॉजी की क्लास में देखिए हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस कर रहे थे। और स्पेशली बात की जाए तो यू कैरियोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें हो रही थी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो ऑर्गेनेली पाए नहीं जाते हैं। तो यू कैरियोट्स के काफ़ी सारे ऑर्गेनेली हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट हमने गोल्जी बॉडी को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने ईआर को डिस्कस किया था, देन उससे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में बातें की थी। तो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनेली की कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं, इंटरेस्टिंग बातें भी होती हैं, क्वेश्चनेबल पॉइंट्स भी होते हैं। तो सभी चीज़ों को कवर करना है। और उसी सीरीज़ में सबसे पहले आज हम बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम का कनेक्शन पिछले वाले ऑर्गेनेली से इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम बात करें तो जो एक पर्टिकुलर जो पाथवे होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी को और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम को, ये भी एक प्रकार का पाथवे होता है। और इस पाथवे का मतलब ये है कि लाइसोसोम के पास कुछ खास प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। नॉर्मली इनको अपन हाइड्रोलेज एंजाइम भी बोलते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम्स, हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज का मतलब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और स्पेशल बात ये होती है कि लाइसोसोम की जो पीएच है वो सेल में सबसे लो पीएच होती है, यानी कि लोवेस्ट पीएच ऑर्गेनली होता है। ये पीएच काफ़ी एसिडिक होती है, लोवेस्ट पीएच इन एन यूकैरियोटिक सेल। तो किसी यूकैरियोटिक सेल में सबसे कम पीएच वाला ऑर्गेनली यही होता है। ऑलमोस्ट 4.5 से लेकर के 5.0 के आसपास यहाँ की पीएच होती है। तो दिस इज़ एसिडिक, है ना, क्योंकि 7 से बिलो हम एसिडिक पीएच काउंट करते हैं। तो एसिडिक पीएच है, एक ऑर्गेनली है। और यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, इसके पास केवल एक ही मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन के अंदर खास प्रकार के पंप्स पाए जाते हैं, खास प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए होते हैं। और इन पंप्स का काम होता है H+ को इंपोर्ट करना, यानी कि साइटोसोल में से H+ को ये अंदर पुट करते हैं। जो लाइसोसोम की जो कैविटी होती है, एक होलो स्ट्रक्चर होती है, एक एक्वस सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट होता है। और खूब सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइज एंजाइम्स हैं। लेकिन इसका पीएच काफ़ी लो होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका पीएच लो होता है, इसलिए यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेज। जनरली हम उनको क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलेज। तो एसिडिक पीएच के ऊपर काम करने वाले हाइड्रोलेज एंजाइम्स हैं वो, इसलिए हम इनको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स। देखिए लाइसोसोम का जो एक और कनेक्शन होता है वो सेल के अंदर अगर किसी भी पार्ट को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि हाइड्रोलेज एंजाइम डाइजेशन का काम करते हैं। तो जितना भी डाइजेशन होता है, यानी कि सेल के खुद के पार्ट्स, मान लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट डिफेक्टिव हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हो गया, तो जो डिफेक्टिव ऑर्गेनली हैं उनको भी डाइजेस्ट करना वो भी लाइसोसोम ही करता है। जब सेल अपने खुद के ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी। या कई बार क्या होता है कि सेल में बाहर से भी, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन
बाहर से भी कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को या सॉलिड स्ट्रक्चर्स को पिकअप कर सकती है, और इनका जो डाइजेशन होता है वो भी लाइसोसोम में ही जा कर के होता है। तो इस लाइन को अपन फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस आउट से ना, कि सेल के बाहर से कोई चीज़ अगर डाइजेशन के लिए जाती है या उसका डिग्रेडेशन होता है तो वो लाइसोसोम के पास जा कर के उसका डिग्रेडेशन होता है। तो एक लाइन ये भी कनेक्ट होती है कि आउट से ये लाइन लाइसोसोम के पास जाती है, ठीक है। दिस इज एंडोसाइटिक पाथवे। और यहाँ बीच में एक ऑर्गेनेली और आता है जिसको अपन लैट एंडोसोम बोलते हैं, लैट एंडोसोम। और लैट एंडोसोम ही बाद में बड़ा होकर के लाइसोसोम बन जाता है, यानी कि लैट एंडोसोम से पहले जो स्ट्रक्चर होती है उसके बाद जो होगी वो लाइसोसोम होती है, पहले ही लैट एंडोसोम होता है। तो लैट एंडोसोम ही लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। केवल इतना सा अंतर है कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं, और लाइसोसोम के एंजाइम इसमें कहाँ से आते हैं, वो रूट यही है कि वो एंजाइम ईआर में बनते हैं, फिर सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, फिर ट्रांस गोल्जी से लाइसोसोम के पास पहुँचते हैं। तो लाइसोसोम एक थैले जैसी संरचना है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यूनिट मेम्ब्रेन है। स्पेशल रोल ये है कि डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं, और पीएच काफ़ी लो होती है, और लो पीएच को मेंटेन करने का जो वर्क है वो इसके मेम्ब्रेन में लगे हुए कुछ पंप करते हैं, और इन पंप्स को हम बोलते हैं वी क्लास पंप, वी क्लास पंप। और वी का मतलब होता है वैक्यूलर, वैक्यूल। और वैक्यूल्स के अंदर भी ऐसे पंप पाए जाते हैं। तो जस्ट लाइक वैक्यूल जैसे ही पंप यहाँ पे मिलते हैं, तो इसको अपन वी क्लास पंप है। और एक्चुअल में ये H+ATPase होते हैं। क्या होते हैं ये? H+ATPase, यानी कि H+ को ATP यूज़ करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये अंदर भेजते हैं। तो वेरी स्पेसिफिक ऑर्गेनली है, डेडिकेट है, और एक प्रकार का जंक्शन है कि सेल के खुद के पार्ट्स डाइजेशन के लिए आएंगे ऑटोफेगी से, वो भी लाइसोसोम के पास ही आते हैं। अगर बाहर से कुछ डाइजेशन के लिए सेल के पास आएगा, जिसको कि अपन फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, वो भी लाइसोसोम को ही जाएगा। और लाइसोसोम से पहले लैट एंडोसोम के कॉन्सेप्ट को हम ले सकते हैं। और वन साइड की जो एंटेरोग्रेड पाथवे होता है, कि जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, उस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर गोल्जी से एक लाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी जाती है, बाकी ऑर्गेनेली को भी जाती है, लाइसोसोम को भी जाती है। तो लाइसोसोम एक स्पेशल पॉइंट रखता है सेल में, अपना एक खास पहचान रखता है कि डाइजेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं। ऐसा भी नहीं कि सेल के डाइजेशन के सारे काम यहीं होते हैं, इसके अलावा प्रोक्सिसोम्स भी हैं, वहाँ पर भी डाइजेशन के काम होते हैं, राइट। तो लाइसोसोम में भी होते हैं, प्रोक्सिसोम्स में भी होते हैं। ऐसे ही सेल में एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम प्रोटियोसोम बोलते हैं, प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम ऑर्गेनली नहीं होता है, नॉट ए ऑर्गेनली। प्रोक्सिसोम तो ऑर्गेनली होता है, लेकिन ये ऑर्गेनली नहीं है, नॉट एन ऑर्गेनली। ये केवल एक प्रोटीन्स का गुच्छा होता है जिसमें आने वाली कोई भी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट कर दी जाती है। तो प्रोटियोसोम का भी काम डाइजेशन का ही है, प्रोक्सिसोम का भी काम डाइजेशन का ही है, लाइसोसोम का भी काम डाइजेशन का ही है। लेकिन लाइसोसोम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम के एंजाइम कुछ अलग होते हैं, राइट। तो अगर लाइसोसोम के बारे में कुछ और जनरल बातें की जाए तो हम यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि सेल के लिए ये एक सुसाइड बैग का काम करता है। बैग का मतलब एक थैली जैसी संरचना है, और सुसाइड का मतलब खुद की डेथ खुद ही कोच करना, दैट इज़ कॉल्ड सुसाइड। तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन अगर ब्रस्ट हो जाती है तो इससे निकलने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम है
वो सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जो अल्सर्स वगैरह होते हैं, जो छाले वगैरह होते हैं, वो सब इन्हीं ऑर्गेनेली की वजह से होते हैं कि जब इनकी मेम्ब्रेन, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ये ब्रस्ट हो जाती है, तो ये सेल, जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट थे उसी सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, सुसाइड बैग। इसी प्रकार से एपोप्टोसिस में इनका बहुत बड़ा रोल है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि जो सेल डेथ होती है, जब सेल ओल्ड हो जाती है, उसके बाद में सेल को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो वहाँ पर भी एपोप्टोसिस में भी जो लाइसोसोम्स हैं, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेजर इनका जो सबसे की इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो तो यही है कि इनमें काफ़ी सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। खास चीज़ आपको ध्यान देनी है कि लाइसोसोम के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर है, ये जितने भी एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ना कि मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जो साइट होती है वो होती है लूमिनल। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिया तो मेम्ब्रेन के अंदर खाली जगह, उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। ऐसे गोल्जी के सिस्टर्नी है, उनमें खाली जगह है, उसको हम लूमन बोलते हैं। ऐसे ही लाइसोसोम के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर का खाली जगह है, उसको हम लूमन बोलेंगे। तो जितने भी एंजाइम्स हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन लूमिनल स्पेस, यानी कि सारे एंजाइम लूमन में पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन में नहीं होते। ये जो हमने येलो कलर से कर रखा है, दिस इज लूमन, ये इसका लूमन है, और ब्लैक कलर से इसकी यूनिट मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम जब बनते हैं तो स्टार्टिंग में इनके पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, एक छोटा सा वेसाइकल ही होता है, और ये वेसाइकल ही बाद में एक कंप्लीट लाइसोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसमें सारे जो एंजाइम्स हैं वो इसमें पहुंचाए जाते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट होकर के अंदर आते हैं। और ट्रांसपोर्ट का मतलब वही लाइन है कि ये जो वेसाइकल है ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से बनती है, और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से बाद में ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ी होगी, और फिर इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं वो ईआर से ही आते हैं, ईआर से गोल्जी और गोल्जी से लाइसोसोम को आते हैं। तो जितने भी एंजाइम जो कि लूमिनल स्पेस में काम करते हैं, या लाइसोसोम के लूमिन में काम करने वाले, या लाइसोसोमल एंजाइम्स भी आप इनको बोल सकते हैं, या लाइसोसोम के एसिड हाइड्रोलेज भी बोल सकते हैं, या लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हो, वो यहाँ पहुँचे। उसके लिए ज़रूरी होती है कि इन सभी एंजाइम्स, जो लाइसोसोम के लूमिनल एंजाइम्स होते हैं, इनमें एक सीक्वेंस पाई जाती है, वो टारगेट सीक्वेंस होती है, टारगेट सीक्वेंस, कि जिन प्रोटीन के ऊपर ये सीक्वेंस लगी होगी वो प्रोटीन लाइसोसोम के लूमन में ही जाती हैं, और वो सीक्वेंस होती है मैनो 6 फॉस्फेट, M6P। तो मैनो 6 फॉस्फेट एक सिग्नल होता है, मैनो 6 फॉस्फेट। थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लूमन हो गया, ER का लूमन, और यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, और ये अब रफ ER हो जाएगा, और जो प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन यहाँ आकर के फोल्ड हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये प्रोटीन फोल्ड होगी और इसको लाइसोसोम के पास जाना है, तो उसके पास एक सिग्नल होता है, और ये सिग्नल कौन है? M6P। तो जिन प्रोटीन्स के पास M6P सिग्नल होता है, ये प्रोटीन यहाँ से जाएंगी सिस गोल्जी को, यानी कि गोल्जी नेटवर्क को, और गोल्जी नेटवर्क से जाएंगी लाइसोसोम को। तो स्टार्टिंग में लाइसोसोम एक खाली स्ट्रक्चर होती है, एम्प्टी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाद में इसमें एंजाइम्स हैं वो भरे जाते हैं, और लाइसोसोम के एंजाइम लाइसोसोम को मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि उन सभी प्रोटीन्स के पास यहाँ आने का मैसेज होना चाहिए, एंड दैट मैसेज इज़ M6P, मैनो 6 फॉस्फेट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी गोल्जी की, तो आपको ध्यान रखना है कि मैनो 6 फॉस्फेट जो सिग्नल है, इस सिग्नल को क्रिएट करना,
ये सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है। पहले प्रोटीन के पास होता नहीं है, बाद में प्रोटीन के ऊपर ये सिग्नल, क्योंकि मैनो 6 फॉस्फेट तो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो मैनो 6 फॉस्फेट के रूप में सिग्नल है वो प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस किया जाता है यानी कि इसकी लोकेशन की बात करोगे तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन गोल्जी। तो जो गोल्जी नेटवर्क है, ईआर के अंदर प्रोटीन बनेगी, गोल्जी में पहुंचेगी, गोल्जी के अंदर ये सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर गोल्जी का लास्ट पार्ट आ जाएगा ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो अगर सिग्नल बन चुका है तो प्रोटीन हमारी कहाँ जाएगी, लाइसोसोम को। अगर सिग्नल नहीं बना है तो प्रोटीन लाइसोसोम को नहीं जाएगी, और लाइसोसोम को नहीं जाएगी तो लाइसोसोम खाली हो जाएगा, और लाइसोसोम अगर खाली हो जाएगा तो लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो काम करते हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो कुछ खास प्रकार की बीमारियां होने लग जाती हैं, लाइसोसोमल डिजीज होने लग जाती हैं। तो M6P सिग्नल डिफेक्टिव होने पे, या ये सिग्नल डिस्टर्ब हो, या ये सिग्नल नहीं बना हो, उस वाली कंडीशन के अंदर लाइसोसोमल डिजीज़ हो जाएंगी, लाइसोसोमल डिजीजेस। कुछ डिजीज़ के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट में हम इनको LSD बोलते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ स्टोर किए जाते हैं, इसलिए इसको अपन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी बोल सकते हैं। और होंगे कब, जब लाइसोसोम की चीज़ें लाइसोसोम के पास नहीं जाएंगी, तो स्टोर डिफेक्टिव हो गए ना। तो वो क्यों नहीं जाएं, क्योंकि उनके पास वहाँ पहुँचने का सिग्नल एब्सेंट हो, तो ऐसा हो सकता है। तो अगर सिग्नल नहीं होगा तो LSD कॉज हो जाएंगे। और LSD में आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज ए डिजीज, नियमान पिक डिजीज़, नियमान पिक डिजीज़, ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ ही है। इसी प्रकार से हंटर सिंड्रोम है, हंटर सिंड्रोम। सिमिलरली बात की जाए तो गोसर्स डिजीज है, गोचर्स डिजीज, ये सब लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज में ही काउंट होते हैं। इसी प्रकार से आई सेल डिजीज है, जिसको इंक्लूजन सेल डिजीज भी बोलते हैं। तो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिजीज, जैसे कि नियमान हो गया, हंटर सिंड्रोम हो गया, गोसर डिजीज होगी, आई सेल डिजीज होगी, ये सब LSD हैं, ये सब LSD है। लाइसोसोम के एंजाइम लाइसोसोम के पास अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर जो एंजाइम जैसा काम करता है वो काम नहीं हो पाएंगे, और उन एंजाइम्स के अब्सेंस के अंदर जो डिजीज होती हैं वो कई सारी प्रकार की डिजीज ह्यूमंस के अंदर ऑब्जर्व की गई हैं। इसके बाद में एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो कि ये जो ऑर्गेनली हैं इनकी जो डिस्कवरी है, कि इनकी जो खोज का श्रेय जाता है, डिस्कवरी, इसका जो क्रेडिट जाता है, ये क्रेडिट जाएगा, दिस इज क्रिश्चियन डी डूवे, और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1974 में इन लीवर सेल्स। तो इतना सेक्शन हम लाइसोसोम के लिए ले सकते हैं। दोबारा से एक बार चीज़ों को रिपीट कर लीजिए। लाइसोसोम खास प्रकार के ऑर्गेनली हैं, और डेडिकेट फंक्शन डाइजेशन का होता है, मेन डेडिकेट फंक्शन डाइजेशन का होता है। डाइजेशन के लिए जो मेन एंजाइम्स हैं दे आर एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम्स, और ये एंजाइम लाइसोसोम के अंदर डाले जाते हैं, और लाइसोसोम में एंजाइम पहुँचे इसके लिए एंजाइम्स के पास एक मैसेज होना चाहिए, दैट मैसेज इज ए सिग्नल, और उसको अपन बोलते हैं M6P। सिग्नल कहाँ बनता है वो गोल्जी के रिलेशन में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सिग्नल गोल्जी में बनाया जाता है, और ये एंजाइम गोल्जी से ही आते हैं, तो गोल्जी को छोड़ने से पहले इसमें सिग्नल बन चुका होता है, और ये एंजाइम यहाँ आकर के काम करें इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ की pH काफ़ी लो होनी चाहिए, और pH काफ़ी लो होती है 4.5 से 5.0 के आसपास। तो यहाँ की pH को मेंटेन करने के लिए यहाँ बार बार H+ कोई भेजे, तो वो काम यहाँ पे मेम्ब्रेन में लगे हुए कुछ पंप करते हैं, दैट आर
एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप, जिनको आप H प्लस ATPase भी बोल सकते हो, और कैटेगरी वाइज बात करें तो दे आर वी क्लास पंप। ऑटोफैगी से भी कनेक्शन है। सेल को अपने खुद के जो डिफेक्टिव ऑर्गेनली हैं उनको डिस्ट्रॉय करना हो तो लाइसोसोम ही काम आता है। अगर ये बस्ट हो जाए तो पूरी सेल भी डाइजेस्ट हो जाती है, तो हम इसको सुसाइड बैग भी बोल देते हैं। अगर सेल ने बाहर से किसी सॉलिड पार्टिकल को उठाया है तो उसका डाइजेशन अगर होना है तो वो भी फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो वेसाइकल्स हैं वो अल्टीमेटली लाइसोसोम के पास पहुंचती हैं, और लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेशन है वो होता है। और लाइसोसोम अगर डिफेक्टिव हो जाता है, यानी कि लाइसोसोम के एंजाइम लाइसोसोम को ना मिले, तो फिर उन एंजाइम्स से जो फंक्शन होते थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कुछ खास प्रकार की लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हो सकती हैं, तो उनमें हम काफ़ी सारे डिजीज़ को याद रख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में जब किसी डिजीज़ का नाम आए तो हम उनको जोड़ पाएँ कि हाँ पर्टिकुलर डिजीज़ कौन से ऑर्गेनली के डिफेक्टिव होने से होती है। ठीक है, आई थिंक क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑर्गेनली पे चलते हैं। वन सेकेंड। द नेक्स्ट वन इज, क्योंकि वो इससे मिलता जुलता ही है, दिस इज प्रोक्सिसोम। देखो ऑलमोस्ट बायोलॉजी में बहुत जगह पे वर्ड आता है सोम। तो सोम का मतलब होता है बॉडी, जैसे कि क्रोमोजोम, तो लाइसोजोम, तो स्ट्रक्चर, बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर। एंड प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब प्रोक्साइड्स। तो डेफिनेटली सेल के ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिन स्ट्रक्चर्स का कनेक्शन प्रोक्साइड्स से होता है, यानी कि प्रोक्साइड्स का बनना और प्रोक्साइड्स का डिटॉक्सिफिकेशन, ये यहाँ की कुछ खास फंक्शंस होंगे जिनकी वजह से इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो भी इसी प्रकार से कि इनको प्रोक्सिसोम्स बोला गया है। देखा जाए तो दे आर ए टाइप ऑफ माइक्रो बॉडीज, कि सेल में मिलने वाली एक प्रकार की माइक्रो बॉडी स्ट्रक्चर है। और लाइसोसोम की तरह ही ये भी यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डिस्कवरी का क्रेडिट दोबारा से क्रिश्चियन डी डुए को ही जाता है, कि इनका डिस्कवरी भी इन्होंने ही किया था। लेकिन प्रोक्सिसोम्स की डिस्कवरी लाइसोसोम से भी पहले हो गई थी, इन दिस इज 1967। मेजर फंक्शंस की अगर बात की जाए कि प्रोक्सिसोम सेल के लिए क्या फंक्शन करते हैं, उन फंक्शंस को अगर हम समराइज फॉर्म में यहाँ पे लें तो वन इज ब्रेक डाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ब्रेक डाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। थोड़ा सा ध्यान देना आपको, वेरी लॉन्ग चेन, अदरवाइज ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड चेन्स, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस इसके लिए जिम्मेदार होती है, आप में से कोई बता पाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली वो कौन सी रिएक्शन है जिसकी वजह से फैटी एसिड्स हैं वो तोड़े जाते हैं? ज्योति? नहीं, कोई बात नहीं। दिस इज बीटा ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस होती है?
बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो हम पढ़ते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डाइजेशन का काम करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। वहाँ पे फैटी एसिड्स वो तोड़े जाते हैं और बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू बार बार उनसे एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। लेकिन वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। ध्यान देना आपको कि बहुत लंबी जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं उनका डिग्रेडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर के प्रोक्सिसोम्स में होगा। फिर यहाँ से जो चेन बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, स्मॉल चेन्स। और वो ट्रांसपोर्ट होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसमें खास प्रकार की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगे रहते हैं जिसको हम कार्निटिन बोलते हैं। तो कार्निटिन की मदद से फिर फैटी एसिड चेन्स हैं वो मैट्रिक्स में जाते हैं। फिर मैट्रिक्स में बीटा ऑक्सीडेशन होता है। इसकी साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। जबकि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड डिग्रेडेशन की जो साइट होगी वो होगी प्रोक्सिसोम का लूमन। प्रोक्सिसोम के क्योंकि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर का सारा स्पेस लूमन ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सामान्य रूप से जो छोटे फैटी एसिड्स हैं उनका डाइजेशन होता है, जबकि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, इसका कनेक्शन प्रोक्सिसोम से होता है। इसी प्रकार से अगर हम अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस की तरफ जाएं तो जैसे कि एक तो हमने बात की कि यहाँ पे फैटी एसिड्स उनका डिग्रेडेशन होता है, लेकिन पता लगा कि वेरी लॉन्ग चेन वाले हैं तो हम इस प्रकार से उसको ध्यान देंगे। इसी प्रकार से इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन एक और लिया जा सकता है, दिस इज सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा लोजन। कि प्लाज्मा लोजन का सिंथेसिस भी प्रोक्सिसोम्स में ही होता है। और प्लाज्मा लोजन क्या होते हैं? दे आर फॉस्फोलिपिड्स, एक प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स हैं। लेकिन ख़ास बात क्या होती है कि इन फॉस्फोलिपिड्स में एस्टर बॉन्ड की जगह ईथर बॉन्ड पाए जाते हैं। नॉर्मली जो फैटी एसिड्स हैं उनमें एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि जो प्लाज्मा लोजन्स हैं उनके अंदर ईथर बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ईथर बॉन्ड वाले जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ईथर बॉन्डिंग वाले, तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड यानी कि COOH तथा लॉन्ग चेन अल्कोहल यानी कि CH2OH, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। दिस इज ईथर बॉन्ड। अदरवाइज फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो एस्टर बॉन्ड ना बन करके यहाँ पे ईथर बॉन्डिंग पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा लोजन खास प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्पेशल प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स हैं जिनके अंदर नॉर्मल बॉन्ड की जगह पे ईथर बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ईथर लिंकेज वाले जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोक्सिसोम के अंदर ही होता है। इसी प्रकार से वन मोर फंक्शन जो हम इनका ह्यूमन बॉडी के लिए काउंट कर सकते हैं, दैट इज सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स। सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड। बाइल एसिड क्या होते हैं प्रतिभा? बाइल एसिड्स क्या होते हैं प्रतिभा, क्या काम आते हैं? सलोनी? डाइजेशन में तो काम करते। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो, है ना, ध्यान रखना आपको। डाइजेशन के अंदर भी स्पेशली लिपिड का जो डाइजेशन होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी कि लिपिड के डाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो उसमें एक पार्ट आता है इमल्सिफिकेशन। तो लिपिड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं बाइल्स, और बाइल्स को सिक्रेट किया जाता है।
बाइल्स सीक्रेट किए जाएंगे और सीक्रेशन के बाद में, क्योंकि बाइल्स का जो फॉर्मेशन है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है, कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड सिंथेसाइज किए जाते हैं और सिंथेसिस के अंदर जो प्रोक्सिसोम्स हैं इनका रोल होता है। हालांकि बाद में जो बाइल एसिड्स हैं उनको वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब। तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल्स को छोड़ा भी जाता है और बाद में वापस सोखा भी जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर डाइजेशन का रोल भी प्ले करता है, क्योंकि बाइल एसिड्स में कोलेस्ट्रॉल ही होता है। तो बाइल एसिड्स का जो सिंथेसिस है उसकी साइड भी प्रोक्सिसोम से होती है, यानी कि प्रोक्सिसोम इनडायरेक्टली लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। एक तो आपने वहाँ देखा था कि बड़ी बड़ी चेन्स उनको तोड़ते हैं, वो भी लिपिड मेटाबॉलिज्म ही है। एक बाइल्स का सिंथेसिस है, ये भी लिपिड मेटाबॉलिज्म ही है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। इसके बाद में यहाँ के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रोक्सिसोम के जो एंजाइम्स हैं उनको अपन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। लाइसोसोम वालों को अपन हाइड्रोलेज एंजाइम बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलेज, और यहाँ के एंजाइम्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। वन इज डी अमीनो ऑक्सीडेज, डी अमीनो ऑक्सीडेज। थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो एल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम डाइट के अंदर डी अमीनो एसिड लेंगे तो डी अमीनो एसिड को तोड़ना या उनको ऑक्सीडाइज करना ये काम, क्योंकि एल अमीनो एसिड तो डायरेक्टली बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स या प्रोटीन्स में काम में ले लेते हैं, लेकिन डी अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर काम ही नहीं आते हैं, तो उनको तोड़ा जाता है। प्लांट्स के अंदर डी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ह्यूमंस में नहीं पाए जाते। तो हमारी बॉडी में डी अमीनो एसिड का डाइजेशन होता है और डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स हैं डी अमीनो ऑक्सीडेज, जिनको शॉर्ट में डी अमीनो ऑक्सीडेज, डेमॉक्स भी बोला जाता है। तो ये यहाँ के खास अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे डी अमीनो एसिड्स होते हैं। डी अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड्स के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो इनको ये तोड़ते हैं अल्फा कीटो एसिड्स में। और अल्फा कीटो एसिड का मतलब ये, जब हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मैकेनिज्म यानी कि टीसीए की बात करते हैं तो टीसीए का इंटरमीडिएट होता है, प्लस यहाँ पे बनता है अमोनिया एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टॉक्सिक। तो ऑलरेडी जब डी अमीनो एसिड को डाइजेस्ट किया जाता है तो अल्फा कीटो एसिड्स बनते हैं, अमोनिया बनता है और H2O2 बनता है। H2O2 टॉक्सिक स्ट्रक्चर होती है, जिसको डिटॉक्स करने वाले एंजाइम जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स हैं उनको तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी प्रकार से डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हम ले सकते हैं यूरिक एसिड ऑक्सीडेज को, यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, जो यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा। और यूरिक एसिड बॉडी में अगर जमा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, इनको हाँ गाउट डिजीज, ठीक है, वेरी गुड, है ना, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है ना, जोड़ों में दर्द होना, गॉट डिजीज। ओके, देखिए होता क्या है कि जब हमारे प्रोटीन टूटते हैं तो हमारे प्रोटीन्स जब टूटेंगे तो उनसे अमोनिया निकलता है और ये अमोनिया बाद में यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर इतनी जल्दी नहीं निकलता है, तो हमारे जॉइंट्स में ये जमा हो जाता है, उससे हमें जॉइंट्स में दर्द, ऐंठन ये सब होने लगता है, तो उसको अपन गॉट डिजीज़ बोलते हैं। तो यूरिक एसिड को पचाने वाले एंजाइम या डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यूरिकेज, ये हमारी बॉडी में नहीं होते, एब्सेंट इन ह्यूमन। तो अदरवाइज तो हमारी बॉडी में भी यूरिक एसिड बनता और वो पच जाता तो हमें दिक्कत ही नहीं होती, तो इसीलिए हमें डिजीज होती है गॉट। तो अगर यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो गॉट डिजीज होती है, राइट। तो यूरिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं
वो एंजाइम प्रॉक्सीसोम्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ध्यान रखना आपको, नॉट इन ह्यूमन। तो यहाँ पे देखिए जो यूरिक एसिड होता है ये कन्वर्ट किया जाएगा 5 हाइड्रोक्सी आइसोयूरेट में, आइसोयूरेट प्लस H2O2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो डी अमीनो एसिड्स बॉडी के लिए बाहर के होते हैं, बॉडी के काम के नहीं होते हैं, तो उनको हटाना, डिटॉक्स करना, तो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। यूरिक एसिड क्योंकि ह्यूमंस में तो नहीं है, 1 सेकेंड, तो यूरिक एसिड ऑक्सीडेज भी प्रॉक्सीसोम में मिलने वाला ही एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, और ये भी जब काम करता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बनता है। इसी प्रकार से और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी हम ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो कार्बन स्केलेटन्स होते हैं उन कार्बन स्केलेटन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, और इनसे भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। फिर यहाँ पे एक खास एंजाइम का रोल आ जाता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करना, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक होती है। इसको रिमूव करने वाला जो एंजाइम होता है, दिस इज डिटॉक्सिंग एंजाइम। दिस इज कैटलेज एंजाइम। तो कैटलेज एंजाइम का काम होता है कि वो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करता है। तो ये 2 प्रकार से रिमूवल हो सकता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल काम में लिए जाएं, देन 2H2O प्लस और 2, या तो ऐसे इसको डिटॉक्स किया जा सकता है, या सेकंड कंडीशन के अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके साथ में कोई भी कार्बन स्केलेटन ऐड हो और ये कन्वर्ट कर दिया जाए R प्लस 2H2O में, यानी कि पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन। कि कैटलेज एंजाइम भी प्रॉक्सीसोम में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रॉक्सीसोम जब भी काम करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्स करने के लिए कैटलेज एंजाइम है, ये पाया जाता है। लेकिन कैटलेज एंजाइम तो हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं, लेकिन बात की जाए तो एक एंजाइम और है, दिस इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ये भी डिटॉक्सिंग एंजाइम ही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्स करने वाला एंजाइम है, बट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स के प्रॉक्सीसोम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं पाया जाएगा, ये केवल प्लांट्स में मिलने वाला है। ये भी डिटॉक्सिंग एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्क्वेंच करता है, H2O2 जो बनता है उसको रिमूव करने का काम करता है, लेकिन ह्यूमंस में नहीं है, एब्सेंट है, ओनली प्लांट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। कुछ और स्पेसिफिक रोल्स के अंदर, जैसे प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स के केस के अंदर जो प्रॉक्सीसोम्स हैं वो एंटी फंगल रोल भी प्ले कर सकते हैं। एंटी फंगल रोल यानी कि जब कोई फंगस एंट्री करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, राइट। तो वन इज द केस जिसको हम बोलते हैं HR रिस्पॉन्स। HR रिस्पॉन्स का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स। इस पर्टिकुलर प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, जैसे मान लो कि ये प्लांट की लीफ है,
और स्लीव के ऊपर यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, तो इस इन्फेक्शन वाले एरिया के आसपास के टिश्यू को प्लांट जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है कि ये सारा टिश्यू नेक्रोसिस में चला जाएगा। जानबूझ के इस टिश्यू को डेथ कोज कर दी जाती है, नेक्रोसिस, यानी कि टिश्यू को जानबूझ के मारा जाता है, डेथ। जैसे हमारी अंगुली के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी अंगुली को मार देना, ऐसा कुछ। तो वो डिफेंस का मैकेनिज्म है कि फंगस आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं उनको जिंदा टिश्यू ज़रूरी होता है। तो अगर आसपास का टिश्यू मर चुका है तो वो फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे और ये एरिया फिर यहाँ से झड़ जाता है, स्लॉट ऑफ। तो एक प्रकार का एक्सट्रीम रिस्पॉन्स होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, एक हायर लेवल का रिस्पॉन्स है जिसमें प्लांट अपने खुद के इन्फेक्टेड पार्ट्स को खुद ही डैमेज करता है, खुद ही किल करता है। तो किल करने के लिए यहाँ पे कि टिश्यू को मारना है, तो टिश्यू को मारने के लिए यहाँ पे प्रोक्साइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोक्साइड्स। और ये प्रोक्साइड्स प्रोक्सीसोम्स के अंदर क्रिएट होते हैं। तो इसलिए प्रोक्सीसोम का यहाँ पे रोल है कि प्रोक्सीसोम्स प्लांट्स के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके लिए भी काम करते हैं। ये पार्ट है डिफेंस मैकेनिज्म का। इसी प्रकार से एंटीवायरल डिफेंस के लिए काम कर सकते हैं, जैसे फंगस हो या वायरस हो, एंटी वायरल डिफेंस। तो जो फैगोसाइटोसिस है वो इसका एग्जांपल है, फैगोसाइटोसिस। ऐसा थोड़ी है कि सारे वायरस एंटर करेंगे वो हमें डिजीज देते हैं, फैगोसाइटोसिस के द्वारा इनको रिमूव भी किया जा सकता है। इसके बाद में फर्दर कुछ और पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ओरिजिन की बात की जाए कि इनका जो ओरिजिन होता है, कि इनका जो बर्थ होता है फ्रॉम ER, फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो ऑप्शन है कि या तो SAR से बनते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो पहले से प्रोक्सीसोम्स हैं उनसे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग प्रोक्सीसोम्स। तो पहले से जो प्रोक्सीसोम जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं, उन बड़े प्रोक्सीसोम्स के डिवीजन से बन सकते हैं, या नया जो प्रोक्सीसोम बनता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बन सकते हैं। जैसे हमने लाइसोसोम की बात की थी कि लाइसोसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है, वैसे ही प्रोक्सीसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ के जितने भी एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो यहाँ के लिए काम करते हैं, उन सभी एंजाइम्स को भी यहाँ भेजा जाता है। जैसे लाइसोसोम के एंजाइम यहाँ भेजे जाते हैं, वैसे प्रोक्सीसोम के एंजाइम भी यहाँ पे भेजे जाते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम्स के पास सिग्नल होता है M6P, जबकि प्रोक्सीसोम के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके पास जो सिग्नल होता है कि प्रोक्सीसोम के एंजाइम प्रोक्सीसोम को मिले हैं तो इनका सिग्नल होता है PTS। PTS को हम बोलते हैं प्रोक्सीसोमल टारगेटिंग सिग्नल, प्रोक्सीसोमल टारगेटिंग सिग्नल। तो यहाँ जो भी प्रोटीन आती हैं उनके पास PTS पाया जाता है। PTS में थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सिग्नल दो प्रकार का होता है, एक होता है PTS1 और एक होता है PTS2। तो नॉर्मली जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की जाती हैं उनके अंदर जो सिग्नल है वो एन टर्मिनस पे होता है, क्योंकि प्रोटीन का पहले जो किनारा बनता है वो एन किनारा ही होता है। तो सिग्नल मेनली एन किनारे पे ही होते हैं, लेकिन PTS हैं वो एन टर्मिनस पे भी होते हैं, सी पे भी होते हैं। तो PTS1 जो कार्बोक्सिल किनारा होता है प्रोटीन का, उस पे मिलने वाला सिग्नल है, जबकि PTS2
एन टर्मिनस के ऊपर मिलने वाला सिग्नल है। तो बाकी प्रोटीन्स के ऊपर तो एक ही सिग्नल पाया जाता है जो एन टर्मिनस पे होता है, क्योंकि एन टर्मिनस जो अमीनो टर्मिनस होता है वो सबसे पहले बन करके आता है प्रोटीन में। लेकिन प्रॉक्सीसोम के मामले में PTS1 भी काम करता है एंड PTS2 भी काम करता है, और PTS की वजह से ही जो प्रॉक्सीसोम के एंजाइम्स हैं वो प्रॉक्सीसोम को मिल पाते हैं। जैसे लाइसोसोम के एंजाइम M6P की वजह से लाइसोसोम को मिल पाते हैं, वैसे ही यहाँ के एंजाइम यहाँ PTS से ही आते हैं। और फिर जैसे कि ये एंजाइम इसके पास आते रहेंगे, और एक्चुअल में क्या होता है कि ये एंजाइम आएंगे ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से। जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है यहाँ से वेसाइकल्स बनती हैं, और इन वेसाइकल्स में ये एंजाइम भरे हुए होते हैं, और ये वेसाइकल ट्रांस गोल्जी को मीडियन गोल्जी से आ रही है, और मीडियन गोल्जी के पास सिस गोल्जी से आ रही है, और सिस गोल्जी के पास ER से आ रही है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से वेसाइकल्स आती हैं, लेकिन जब ये वेसाइकल यहाँ आकर के जुड़ेंगी तो एंजाइम अंदर पहुँच जाएगा, मेम्ब्रेन में डिजोल्व हो जाएगी, तो सरफेस एरिया और बड़ा हो जाता है। तो पहले छोटा सा प्रॉक्सीसोम होता है, फिर इसमें वेसाइकल जुड़ती जाएंगी, अंदर एंजाइम भी भरते चले जाएंगे, और इसका जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि प्रॉक्सीसोम बड़ा होता चला जाएगा। फिर अब काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे रोल आएगा कि प्रॉक्सीसोम से नया प्रॉक्सीसोम बनेगा, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग से एक नया प्रॉक्सीसोम बनना, तो वो हो जाएगा बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस के अंदर एक खास प्रकार की प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, दिस इज प्रॉक्सिन। जैसे बैक्टीरियल सेल है वो बड़ी होकर के डिवाइड करते हैं, वैसे ही प्रॉक्सीसोम से ये बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में डिवाइड करेंगे, तो प्रॉक्सीसोम प्रोटीन इसमें हेल्प करती है। तो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि बड़े वाले प्रॉक्सीसोम से छोटे वाले प्रॉक्सीसोम बने, तो वहाँ पे प्रॉक्सिन प्रोटीन्स को काम करना होता है। तो प्रॉक्सिन प्रोटीन, बायोजेनेसिस, SCR, देन PTS सिग्नल, PTS1, PTS2, कुछ चीज़ों को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन आफ्टर कुछ और पॉइंट्स को हम प्रॉक्सीसोम के साथ में ही ऐड करते हैं। ओके हाँ, वन इज पैक्सोफैगी। पैक्सोफैगी का मतलब है कि डिग्रेडेशन ऑफ प्रॉक्सीसोम्स। तो देखा जाए तो पैक्सोफैगी एक प्रकार का ऑटोफैगी है। ए टाइप ऑफ ऑटोफैगी, यानी कि जब सेल अपने ही ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय करती है तो उसको हम ऑटोफैगी बोलते हैं। लेकिन प्रॉक्सीसोम को अगर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो उसके लिए अलग से वर्ड है, दिस इज पैक्सोफैगी। प्रॉक्सीसोम का डिस्ट्रैक्शन या प्रॉक्सीसोम को डिग्रेड करना ये लाइसोसोम के द्वारा ही होता है, बाय लाइसोसोम। ठीक है, प्रॉक्सीसोम के जैसे हमने फंक्शन लिए थे कि वेरी लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स हैं, ईथर बॉन्डिंग वाले पार्ट्स हमने लिए, बाइल्स के साथ में इसका कनेक्शन लिया। तो जब यहाँ के एंजाइम यहाँ नहीं पहुँचेंगे या इसमें डिफेक्ट होता है तो प्रॉक्सीसोम से जुड़ी हुई कुछ बीमारियाँ भी हैं, डिजीजेज, जो प्रॉक्सीसोमल डिजीजेज हैं उनको भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। वन इज ज़ेलबैगर सिंड्रोम। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं
पाइपेकोलिक एसिडेमिया, पर्टिकुलर जो पाइपेकोलिक एसिड है वो बनने लग जाता है, उससे एसिडिक कंडीशन क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं एसिडेमिया। इसी प्रकार से डिजीज हो सकती है मुलीबेरी नैनिज्म, एक प्रकार की ड्वार्फिज्म होती है। तो ये कुछ डिजीज हैं जिनको हम प्रॉक्सिसोम्स से जोड़ सकते हैं कि प्रॉक्सिसोम्स के डिफेक्टिव होने से कुछ प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन बॉडीज में, वो भी देखने को मिलती है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट हम इसमें ऐड करें तो ये मैटर हो जाएगा कि प्रॉक्सिसोम्स साइट होती हैं, साइट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन। कि प्रॉक्सिसोम्स में फोटोरेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, प्रॉक्सिसोम फोटोरेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फोटोरेस्पिरेशन क्या होता है? प्लांट्स का फूड बनाना, प्लांट्स का फूड बनाना, फोटो रेस्पिरेशन प्रकाश संश्लेषण होता है। हाँ कोई बात नहीं, मतलब आप प्लांट्स में मिलने वाली प्रोसेस है ऐसा जान। सलोनी तुम बताओगे? वॉइस नहीं आ रही आपकी मेरे पास। ज्योति ठीक है, कोई बात नहीं। देखो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में एक तो होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को में दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक तो वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है, दूसरा वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। तो कार्बोक्सिलेज से उसका सी आता है, ऑक्सीजनेज से उसका ओ आता है। तो रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास दो फंक्शन होते हैं, यानी कि ड्वेल फंक्शन है, कि रूबिस्को दो प्रकार के काम कर सकता है, ड्वेल फंक्शन करता है। जब टेम्परेचर हाई हो और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजनेज करने लग जाता है। ऑक्सीजनेज करने का मतलब ये है कि जब रूबिस्को कार्बोक्सिलेज काम करता है तो वो CO2 को ऐड करता है RuBP के साथ, और फिर प्रोसेस जो कंप्लीट होती है वो होता है C3 साइकिल, यानी कि कार्बन रिडक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शन। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है कि RuBP को काम में लेके CO2 का एडिशन, CO2 का एडिशन क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेशन। लेकिन अगर टेम्परेचर कंडीशन सही नहीं हो, उस वाले कंडीशन के अंदर रूबिस्को दूसरा काम करने लग जाता है कि वो RuBP के साथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो होता है उसके साथ CO2 की जगह पे O2 जोड़ देता है, और इससे जो कंपाउंड बनता है वो ग्लाइकोजिलेट है, वो C2 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, तो उसको अपन बोलते हैं C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन में कार्बन लॉस होता है और ऑक्सीजन जुड़ती है, सेम काम यहाँ पे हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन जुड़ता है तो उसका रिवर्स है, लेकिन लाइट
यानी कि फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ मैटर है। रूबिस्को फोटोसिंथेसिस में या डार्क रिएक्शन में काम आने वाला एंजाइम है। तो रूबिस्को की ड्वेल नेचर में से जो दूसरी वाली नेचर है ऑक्सीजनेज नेचर, ये ऑक्सीजनेज नेचर जब ऑन हो जाती है तो प्लांट्स क्या करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, यानी कि कार्बन का लॉस है वो। और फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो ऑर्गेनली हैं उसमें 3 ऑर्गेनली पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट खुद है क्योंकि रूबिस्को वहीं पाया जाता है, दूसरा ऑर्गेनली प्रोक्सीसोम होता है, और एक तीसरा ऑर्गेनली और पार्टिसिपेट करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनली पार्टिसिपेट करते हैं। ये एनिमल्स में नहीं हो सकता क्योंकि एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो केवल प्लांट्स में होता है, ओनली इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन जब होगा तो उसमें एक ऑर्गेनली प्रोक्सीसोम भी है। हालांकि ऑर्गेनल तो तीनों काम में आते हैं, लेकिन प्रोक्सीसोम के बिना फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोक्सीसोम्स के प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक रोल आ जाएंगे कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज यही मिलेगा, फोटो रेस्पिरेशन के रोल यही मिलेंगे। बाकी इसके कॉमन रोल हैं जो कि हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की बात करें या प्लाज्मोलोजेंस की बात करें या बाइल एसिड्स की बात करें, वो एनिमल बॉडी के रिफरेंस में हो जाएंगे। ठीक है, एक बार चीज़ों को दोबारा से आप समराइज कर सकते हो प्रोक्सीसोम के रिगार्डिंग। ठीक है, प्रोक्सीसोम भी एक प्रकार की सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं और माइक्रोबॉडीज़ कैटेगरी की हैं। डिस्कवरी का क्रेडिट दोबारा से डी डुवे को ही जाता है। कुछ खास फंक्शंस हैं जैसे कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ध्यान रखना आपको। इसी प्रकार से जो ईथर बॉन्डिंग वाले प्लाज्मोलोजेंस हैं जो कि स्पेशली माइलिन शीथ को बनाते हैं, जो नर्व सेल्स के पास जो माइलिन शीथ होती है ना उसके कंपोनेंट होते हैं माइलिन शीथ। जो माइलिन आच्छद होता है उसका कंपोनेंट होता है। तो नर्व सेल्स के लिए जो लिपिड्स की ज़रूरत है जो कि ईथर बॉन्ड लिपिड्स होते हैं प्लाज्मोलोजेंस, उनका सिंथेसिस भी यही होता है। इसी प्रकार से जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेसिफिकली जो लिपिड के डाइजेशन से जुड़े हुए जो बाइल्स हैं, उन बाइल्स का जो सिंथेसिस है वो भी प्रोक्सीसोम्स में ही होता है। फिर यहाँ के एंजाइम्स आ जाएंगे कि यहाँ के एंजाइम्स को अपन हाइड्रोलेज ना बोल करके ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बोलते हैं। खास एंजाइम्स में डी अमीनो ऑक्सीडेज है, यूरिक एसिड ऑक्सीडेज है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनली में प्रेजेंट है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। फिर जब ये एंजाइम काम करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, वो टॉक्सिक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्स करना ज़रूरी है, तो कैटलिस्ट का रोल आ जाएगा। इसी प्रकार से डिटॉक्स तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज भी कर सकता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। प्लांट्स में इसके और रोल भी आ जाएंगे जैसे कि एंटी फंगल है, एंटीवायरल डिफेंस है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, प्रोक्साइड्स या फ्री रेडिकल्स का यूज़ करके प्लांट HR रिस्पॉन्स देता है या इन्फेक्टेड एरिया को किल कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इनके बायोजेनेसिस पे जा सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग से भी बन सकते हैं, SCR से भी बन सकते हैं। फिर अगर यहाँ की प्रोटीन यहाँ पहुँचेंगी ट्रैफिक के थ्रू तो ओबियसली यहाँ के सिग्नल्स की बात आएंगी, तो आप PTS को ध्यान में रख सकते हैं। PTS1 है, PTS2 है, ठीक है, वो कौन से टर्मिनस पे हैं यहाँ को आप देख सकते हैं। प्रोक्सीसोम का खुद का डिग्रेडेशन अगर ऑटोफैगी के द्वारा होता है तो एक्सोफैगी हम बोल देंगे। फिर यहाँ से कुछ जुड़ी हुई स्पेसिफिक ह्यूमन डिजीज हैं जैसे कि जेलवेगर सिंड्रोम हो गया, एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी है, पाइपेलिक एसिड का बनना है, मुलबेरी नैनिज्म है, राइट। एंड वन मोर थिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है उसके लिए भी प्रोक्सीसोम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास आज के 2 ऑर्गेनली। एक हमारे पास लाइसोसोम था, तो वो भी डाइजेस्टिव है, एक प्रोक्सीसोम है, ये डाइजेस्टिव भी है, यहाँ पे बनता भी है, यहाँ पे बाइल एसिड बनते हैं, यहाँ पे ईथर लिंकेज वाले प्लाज्मोलोजेंस बनते भी हैं, तो यहाँ पे सिंथेसिस भी होता है, डिग्रेडेशन भी होता है, थोड़े से अलग है। प्लांट्स के अंदर कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ की लाइसोसोम से अलग भी हैं। ओके देन।